1897 की क्रांति का भूल चुका गया। वो मेरे जहां से जो तहरीक चली उसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ के भारत की सरजमी से उस मेरठ की पावन ऐतिहासिक धरती पर जो है ये बताने का काम किया कि मातृभूमि की रक्षा कैसे होगी। मैं उस मेरठ की सरजमी को नमन करता हूं। और सम्मानित साथियों, आप सबका इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज यहां हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताजन भाई शिवाजी सालन जी, निजाम चौधरी जी, भाई सत्येंद्र अशोक जी जो उत्तराखंड के सह प्रभारी हैं, ब्रजमोहन सिंह जी, चरण सिंह जी, गोविंद गुजर जी, संजीव पाल जी, विजेंद्र सूद जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, कपिल आजाद जी, सुरेंद्र अशोकी जी, अमित गुजर जी, साजिद रिजवी जी, सरदार जोगिंदर सिंह जी, एडवोकेट भीम सिंह जी, वहीं अंग्रेज जी, हमारे महानगर अध्यक्ष अनंत जी, गौतम जी, भाई साहब गुरुचरण सिंह जी, मोनू तोमर जी, विकास हरित जी, सौरभ गौतम जी, और इनके साथ इस क्षेत्र की बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें जिन्होंने इस क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों में अपने आप में बड़ा स्थान रखा है। मैं उन सबका भी जो इस मंच पर उपस्थित है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मेरे छोटे भाई मदन अली जो लंबे समय करने का काम करते हैं, उन्होंने भी संकल्प मन में करके इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी कमर कसी है। मन का दिल भी गहराई से हट जाओ। फिर कोई पुलिस का भाई आपको पढ़ के डिस्टर्ब करे तो जिम्मेदार निभाते फिर पूरा क्यों मानते? क्या तो अपने आप हट जाओ। भाई बैठ जाओ। अगर आपको अपने सामान की परवाह तो अपने आप हट जाओ। खड़े होकर आपके नाम में हट जाओ। इनको ब्लैक टी शर्ट वालों को पकड़ कर डाल नहीं हट रहा, पकड़ कर डाल नहीं हट रहा। देखो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं वो पीछे वालों को बिल्कुल समझते हैं। जो लोग बेचारे कहीं घंटों में बैठे, अब ये जो लोग बैठे यही तो उनके मन में इच्छा है कि भाई अपने नेता को सुने, उसकी बात को सुने, उसको देखे, आंख से आंख मिलाए। ये हमारी माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, तो इनकी भी इच्छा है कि वो अपने भाई को देखें। तो आप सामने हट जाते हैं ये समझ के कि भाई हम तो नौजवान लड़के हैं, हमें कौन कुछ कह देगा, कोई कुछ कहेगा तो नहीं मान देंगे। तो भाई ये विचार रखता नहीं है। भाई सभी लोग बुजुर्ग लोग क्या रहे तो आपके साथ लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उनके मन में इच्छा तो है कि भाई आप लोग अभिभाषण बनाना। इसलिए मैंने आपको हटने के लिए कहा, आपको खुद ही हट जाना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं मेरठ की सरजमी पे अपनी बात को शुरू करने से पहले उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से आज हमें ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला। मैं मानता हूं भारत में किसी को कुछ भी मांगने से नहीं मिला, उसके लिए संघर्ष करने पड़े, उसके लिए आंदोलन करने पड़े, उसके लिए लाठियां खानी पड़ी, उसके लिए जेल जाना पड़ा, उसके लिए तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इतिहास गवाह है, यहां आजादी मांगने से नहीं मिली, आजादी छीननी पड़ी है, बलिदान देने पड़े। मेरे धरती साथी गवाह गौतम बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, विश्वकर्मा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आमना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, कोतवाल भरत सिंह गुर्जर,
महाराज साहब श्री काशीराम, संत रामवीर प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, उन तमाम आजाद संघ के समतावादी मानवतावादी विचार के तमाम उन महापुरुषों को, चौधरी चरण सिंह जी को, सबको मैं आज इस पावन में से श्रद्धा के समर्पित करता हूं। सामान्य साथियों, अभी की सरकार को तो लगता है और उसके नेताओं को भी आजादी 2014 के बाद मिली। उससे पहले देश आजाद नहीं था, लेकिन सच्ची नहीं। देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन ये कड़वा सच है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी अपने ही देश में खुद को आजाद महसूस नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही है। उनके मन में तमाम तरह की चिंताएं हैं और मैं अपनी पहली चिंता इस बात से शुरू करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ हूं। जब मैं सहारनपुर में पढ़ता था तो इस यूनिवर्सिटी का जिक्र हाले बहाले हमारे सामने आता था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं इस बात का पसंद नहीं हूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी को राजनीति का अड्डा बनाया जाए, चाहे हमारी पार्टी का कार्यक्रम क्यों ना हो या किसी और पार्टी का कार्यक्रम हो। यहां मैंने महसूस किया ये विद्यालय है, यहां बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर ये राजनीतिक अड्डा बना तो मैं आपको लिख के देता हूं, कल इसका मामला इस पूरे जिले को, इस क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए है, अस्पताल इलाज के लिए है, इबादत गाह इबादत करने के लिए है। हर चीज को अलग अलग तरीके के लिए बनाया गया है। एक चीज किसी दूसरी जगह पर नहीं हो सकती है और दूसरी चीज किसी दूसरी जगह पर नहीं हो सकती। जो इबादत घर है उनमें सियासत नहीं हो सकती है और जो सियासत घर है उनमें इबादत नहीं हो सकती। ये जो नया नया सब कुछ बदला है, मैंने वहां बच्चियों को देखा, मैंने छोटी छोटी पढ़ने वाली बच्चों को देखा, उनके मन पर किस तरह का असर पड़ेगा कार्यक्रम। किसी तरह के लोग राजनीतिक लोग नारा लगाते हैं, झंडा घुमाते हैं, ढोल बजाते हैं। क्या वो जो भविष्य हमारा तैयार हो रहा है, क्या हम उसको राजनीतिक भेंट करा सकते हैं? यहाँ के नेताओं को भले नहीं दिखता, आपने तो आज कैसे मैं तो मानता हूं अगर वास्तविकता में राजनीतिक नारा विद्यालय में लोग राजनीति जाना था और मैं छात्र से निकल के आया, मैं इस बात को जानता हूं। आज एक नई तरह की राजनीति भारत में है कि नेता का बेटा नेता बनता, जो विधायक बन गया उसका बेटा विधायक बनेगा, उसकी दावेदारी में जो सांसद बन गया उसका बेटा सांसद बनेगा, जो चेयरमैन बन गया उसका बेटा चेयरमैन बनेगा। तो फिर ये संघर्ष करने वाले लोग वहां जाए। भाई लोकतंत्र में तो जो संघर्ष रहेगा जनता उसके साथ खड़ी होगी। अगर सारे ही परिवारों वाले नीचे के लोग उनके आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर संघर्ष करने वाला पार्टी नेता जो है, गांव देहात का नेता जो घर घर की समस्या में जाता है, वो कैसे आ जाएगा? उसको कहां से मौका मिलेगा? पहले मौका मिलता था, छात्र चुनाव होते थे, नौजवान संघर्ष करके छात्र राजनीति में आता था, पुलिस के सामने टकराना सीखता था, सरकार से विश्वविद्यालय के प्रशासन से अपनी मांग को रखना सीखता था और मांगों के जरिए उसमें संघर्ष की ज्वाला आती थी और उस संघर्ष की ज्वाला को बहुत बड़ा नेता बनाती थी। लेकिन आज शासन चुनाव बन करके गरीब गांव के छोटे छोटे परिवारों से आने वाले नेताओं का गला काटने की तैयारी सरकार ने की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब समय बदलेगा और ताकत कमजोरों के हिस्से में आएंगे तो शासन चुनाव बहाल कराए जाएंगे और ईमानदार से शासन चुनाव होंगे। प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन असल में आप भी जानते हैं कि कार्यकर्ता बनाए क्यों जाते हैं। कार्यकर्ता सिर्फ सड़क पर संघर्ष करने के लिए नहीं बनाए जाते, कार्यकर्ता इसलिए बनाए जाते हैं कि वो कार्यकर्ता कल लोगों की आवाज बने, लोगों की समस्या को दूर करने का काम करें, लोगों की ताकत बनने का काम करें, लोगों की हिम्मत करने का काम करें। लेकिन आज राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप देखो, कोई नेता लड़ना नहीं चाहता, कोई नेता सत्ता खराब बोलना नहीं चाहता, कोई नेता सत्ता से गरीबों के हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। और हालात ये है
आपका नंबर ना आ जाए। ऐसी राजनीति प्रदेश के लिए घातक होती जा रही है। इसलिए आजाद समाज पार्टी जैसे संघर्षशील दल का और उसमें काम करने वाले मजबूत लोगों को आगे लाना बहुत जरूरी हो गया। जब मैं नगीना में चुनाव लड़ रहा था, आज मीडिया के एक साथी मुझसे पूछ रहे थे कि चंद्रशेखर भाई तीसरे पंचायत चुनाव में क्या होगा, और मैं बात उतनी कहता हूं, कहते हैं आदमी को उससे पैर उतनी खिलाने चाहिए जिस स्थिति में उसकी ज्यादा बड़ा बोल नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले को बुरा लग जाता। तो मैंने इससे कहा कि भाई मैं आज कुछ नहीं कहता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब तीसरे पंचायत चुनाव में रिजल्ट आएगा तो आप मेरी बात में याद रखना, आजाद समाज पार्टी का चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होगी। इस बात को मेरी याद और मैं इस बात को भाई हवा में नहीं कह रहा, मैं अपने भीम आदमी आजाद समाज पार्टी मिशन 78 अधिवक्ता मोर्चा किसान मोर्चा के तमाम नेताओं की मेहनत पे और संघर्ष के आधार पर कह रहा हूं। मैं देखता हूं किस तरह से हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं, किस तरह से वो सुबह शाम लोगों की आवाज होती है, कहीं किसी में मुसीबत आती है वो उसकी लाठी बनने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सामने को आगे बढ़ाया। आज जब मैं आया मेरे उधर से एक बहन मेरे पास आए कि भैया 3 महीने से हमारी कोई सुनवाई नहीं की, कागज लेके आए, मैंने कहा मैसेज दे दो, कार्यक्रम के पास देखो। अभी भी यहाँ बैठे बैठे कई लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दे दी। पुलिस काम नहीं करना चाहे तो सरकार के लोग बैठे, कोई आवाज उठाए तो उठा देते। अभी आप देखो मेरे कितने साथियों को यहाँ मेरे को जेल में बंद कर दिया था कुछ दिन पहले। गुर्जर समाज की बहुत बड़ी संख्या में हमारे लीडरशिप में बैठे हैं। वो जब अपने महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनको निर्दोष लोगों को धारा 151 में पहले थाने में अरेस्ट कर दिया, जेल भेज दी 151 में, और बाद में बड़े नेताओं को लगा कि भाई 151 तो कम है, तो अगले दिन बाद एक और मुकदमा लगा दिया और फिर उनको जेल में करने के लिए मजबूर कर दिया। और जब मैंने घोषणा करी कि मैं जाऊंगा तो फिर सब लोगों ने चुनाव के लिए कहा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का वोट ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों का वोट ज्यादा है, और उन कमजोर वर्गों के लोगों ने सारी पार्टी को आजमा लिया है, सबको ताकत दी है, लेकिन कोई उनके काम नहीं आता। जो बिना किसी पद के उनकी लड़ाई कर रहा है वो आजाद समाज पार्टी का चुनाव भीम आदमी का आंदोलन आज उनकी सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ी ताकत बनी हुई। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जब तीसरे पंचायत चुनाव आएगा आप याद रखना कि आजाद समाज पार्टी का चुनाव के प्रत्याशी हजारों लोगों से जीतने का काम आगे महसूस करो। फतेहपुर में ऐलान किया गया सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि हम जो पुराना मामला है उसको तोड़ देंगे। 3 दिन पहले ऐलान किया गया, बड़ी संख्या में पोस्ट लगी घटना मत इंस्पेक्टर का काम करने और हुआ क्या, पुलिस की मौजूदगी में सत्ताधारी पार्टी के नेता आए और उस ऐतिहासिक जगह को तोड़ दिया, नुकसान पहुंचा दिया, और वो हाथ जोड़ रहे थे उसके। इतना खाती को कमजोर मैंने कहीं नहीं देखा जितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने खाती के बाद को कमजोर कर दिया। वो बेचारे हाथ जोड़ रहे, मैं देख रहा था वीडियो में, टीवी में दिख रहा है, यूट्यूब पे दिख हाथ जोड़ रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ। एक समय था खादी के बाद से बड़े बड़े गुंडे घर में घुस जाते थे, पलायन हो जाता था, प्रदेश छोड़ देते थे, हाथ जोड़ते जोड़ते आजकल तो दिखावे नहीं आते, अब तो दिखा के जाते टीवी में वो बनाने के लिए लेके आया है। पहले बातचीत कर लेते हैं कि वो आया इस्लाम लेने वाले वो हाथ इनकाउंटर मत करना था आगे, लेकिन असल में तो वो तो बहुत छुट गई है। असल में जो क्रिमिनल्स हैं उनके रक्त को विचार में हाथ भी नहीं पा रहा, उनको सस्ता करना सकता है। तो कानून में कह रहा हूं कि दो तरह के कानून जो है फतेहपुर में जिन लोगों ने हिंसा की उनमें से किसी में मुकदमा दर्ज हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन बरेली में जब वो ज्ञापन देने आए तो उनको लाठी से पीट इस तरह के हालात बनाए जैसे 15 वर्षों की चप्पलें नहीं पड़ी थी, कपड़े नहीं पड़े थे, तो कहीं पड़ा था, और फिर मुकदमे लगा के 400 लोगों को जेल भेज के और सुबह ही रात घटनाओं सुबह ही अवैध निर्माण हो गया, बुलडोजर चल गया। तो ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं। और भाई सुनने वाला ही समझ साहब कहां से आएगा, कहां से आएगा सुनने वाला? जिनके कंधों में वोट देकर नेता जिनको बनाने का है वो तो कहता है कि भाई चंद्रशेखर क्या लगा, लेकिन अकेला चंद्रशेखर जो कोई निर्णय लेता है फिर उसके बाद वो तमाम पार्टियों की जितने लग जाती है, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। मैंने मेरे जाने को कहा तो सारी पार्टियां कहने लगी हम भी मेरठ जाएंगे मेरठ जाएंगे मेरठ जाएंगे। तो भाई मेरे गाँव से पहले कहा था आप लोग, मैंने बरेली जाने कहा तो सारी पार्टियों में नेता लगे कि हम भी बरेली जाएंगे
हम भी बरेली रहेंगे। तो भैया आप चले जाओ बरेली, मैं नहीं खा रहा हूं, आप चले जाओ भैया, आप चले जाओ चले जाओ। जब मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, मैं जाने की बात कर रहा हूं, तो ये सब कहेंगे तो लगेगा कि अब चंद्रशेखर मैदान में आ गया है, अब हम भी अनाउंसमेंट कर देते, जाना तो हमें नहीं, पुलिस से बात करके कहीं खड़े हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये दो तरह के कानून क्यों लागू हो रहे हैं? क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो चाहते हैं कि धर्म की बात हो, जाति की बात हो, हिंसा की बात हो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात हो। अगर ये बात नहीं होगी और लोग खुशहाल होंगे तो क्या बात होगी? रोटी की बात होगी, कपड़े की बात होगी, मकान की बात होगी, रोजगार की बात होगी, महिलाओं की मांग की बात होगी, किसानों की आमदनी की बात होगी, खाद की बात होगी, बीजेपी की बात होगी, लोगों के समाज की बात होगी, हक की बात होगी। हक की बात न करे कोई, एजुकेशन की बात ना करे, हेल्थ सिस्टम पे बात ना करे, इसलिए कोई और बात ना हो तो धर्म की बात करे। ये ट्रेंड बन गया उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहने का। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरठ में जो गदर मेरठ से शुरू हुआ तो हसीन मुदत के नेतृत्व में आप बताओ, अगर देश मिलकर नहीं करता अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज कभी इसकी धरती को आजाद कर देते क्या? बताओ भाई, कर देते क्या? कर देते क्या? अगर आज आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो आज की गुलामी है जो थोपी जा रही है, इसके खिलाफ अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो ये गुलामी भी खत्म होने वाली नहीं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, भाईचारा है, वो आप अपने मजहब को मानो, वो अपने मजहब को माने, आपकी धार्मिक आस्था आपके साथ है, उनकी धार्मिक आस्था उनके साथ है, सब लोग मेलजोल करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। ऐसा माहौल अगर बन जाएगा तो ये सत्ता कुछ भी दिन टिक नहीं पाएगी ना आपको ऊपर, क्योंकि ये सत्ता एक एजेंडे के साथ टिकी हुई है। और मैं आपको बताता हूं वो एजेंडा क्या है? स्कूल बंद कर दो, सरकारी नौकरियां खत्म कर दो, निजीकरण कर दो, सरकारी संपत्तियों को, पूंजीपतियों को बेच दो, लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाओ तो आपका कुछ वोट संगठित बना रहे। इस पॉलिसी पे सरकार काम करे। और ऐसे में जब तमाम नेताओं ने हाथ कमर के पीछे बांध लिए हैं और लड़ने का रास्ता छोड़ दिया, तो हमारे जिम्मेदार ने कह रहे हैं जो हमारे नेता बैठे हैं वो जान को गांव में लगा के सत्ता का सामना कर रहे हैं। इसलिए सब लोग मुबारकबाद के काबिल है कि कोई मुबारकबाद की जाए, कोई है जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और अगर आपने इसकी ताकत बनाने की, हिम्मत बनाने के साथ खड़े हुए तो वो दिन दूर नहीं है कि ये जालिम हुकूमत की सत्ता से बाहर हो जाएगी और गरीबों का राज आएगा, गरीबों का शासन आएगा, सब लोगों के हाथ में ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, एजुकेशन सिस्टम को लेकर किया जा रहा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, 1 लाख स्कूलों में एक टीचर है, मात्र एक टीचर। 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां हर स्कूल में मात्र एक टीचर है। आप बताओ 5-6 सब्जेक्ट है, एक टीचर कैसे पढ़ा सकता 5-6 सब्जेक्ट को? और जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो किस गरीब का बच्चा नौकरी रोजगार करेगा? कैसे किसान परिवार के लोग मुख्य धारा में आएंगे? कैसे सस्ती होगी गरीबों की? तालीम को खत्म करें, तालीम को जानबूझ कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, लोगों से उनके पढ़ने का अधिकार छीन लो तो वो दिन दूर नहीं कि लोग गुलामी बनके गुलाम बनके आपको किसी से होंगे। लोगों के स्वाभिमान सम्मान को चोट दी जा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुर्जर समाज के लोग हैं। गुर्जर समाज के लोग अगर भूल जाएंगे तो उनको याद रखना है, लेकिन जितना अपमान गुर्जर समाज का किया गया सत्ता के द्वारा किसी समाज का नहीं किया गया। ये आपको तय करना है, आपको याद रखना किस तरह गुर्जर समाज के लोगों को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमान रोके नहीं जा सकता। इस सरकार ने आपको टोपी उठाने का काम किया, आपको अपमान करने का काम किया। और आप जानते हैं जब आपकी पहले को उठाने का काम किया तो तमाम नेताओं ने 2-4 दिन बाद आपके साथ करना मिला होगा। चंद्रशेखर आजाद पहले घंटे से आपके साथ था, आपकी ताकत मुझे खड़ा था, कभी आपका गुर्जर समाज के भाई का हाथ होने का कोई ऐसे न्याय नहीं जिसमें गुर्जर समाज के भाई बात हो रहा और मैं मुस्लिम समाज के भाई बैठे इस तरह का आतंक का माहौल बना था। कोई पूछने वाला तो आया था मेरे आज भी याद, क्या बरेली सरकार के नेतृत्व में लखनऊ हाईकोर्ट की पीठ ने ऑर्डर किया और आपके 200 बच्चों जनता ने सत्ता आपको इसलिए देगी बाबा के लोगों कि आप गरीबों को